सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स बी के लिए आज हम जो थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा एवं चुंबकीय आघूर्ण की गणना। यानी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करेंगे। उसके कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र क्या है, उसको कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे चुंबकीय आघूर्ण जो है उसके संबंध में, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके संबंध में। तो है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम सभी जानते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, हम उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है अब तक पढ़ रहे हैं कि किस तरह से टेट्राहेड्रल के अंदर जो है वो स्प्लिटिंग होती है कि जो ई सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी ऊर्जा में कमी होती है और T2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी ऊर्जा, जब लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स जो हैं जब सेंट्रल मेटल एटम के नज़दीक आते हैं तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार से जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग होती है। तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी CFSE की गणना के लिए जो है वो निम्न सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है वो हम काम में लेते हैं। ये क्या है? CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू -0.6x प्लस 0.4y डेल्टा होल डेल्टा टी प्लस ए इंटू पाई। यहाँ जो CFSE है उसके बारे में आपको बता चुके हैं, वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। x जो है वो है ई कक्षकों में, ई सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, y जो है वो T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पाई जो है वो औसत युग्मन ऊर्जा यानी एवरेज पेयरिंग एनर्जी है, और a जो है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यानी कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या है। तो चुंबकीय संकुल के लिए CFSE की गणना करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी चतुष्फलकीय संकुल जो है वो उच्च चक्रण वाले होते हैं। आप सभी को पता है क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वो किस प्रकार से होती है। वो इस प्रकार से होती है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जो पेयरिंग है उनकी नहीं होती और वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्राप्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उनकी पेयरिंग नहीं होती। देखिए इसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। चतुष्फल के क्षेत्र में डी कक्षकों का क्रिस्टल विभाजन जो है वो T2G जो है उनकी ऊर्जा ऊपर रहती है, क्योंकि जो 4 आने वाले लिगेंड्स हैं वो इस प्रकार से चतुष्फल के क्षेत्र में मेटल की तरफ अग्रसर होते हैं कि उनकी जो आने की स्थिति है, लिगेंड्स की मेटल की तरफ पहुंचने की स्थिति है, वो इस प्रकार होती है कि T2G की ऊर्जा में कुछ वृद्धि होती है और EG की ऊर्जा जो है उसमें कुछ कमी होती है। तो इनका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो हम देख सकते हैं दाईं तरफ जो चित्र नंबर 11 है उसमें दिखाई गई है। यानी कि जो ई सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये जो चित्र है वो ऑक्टाहेड्रल का है, तो हमें T2 जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती है और E की जो एनर्जी है वो कम होती है। तो T2 की एनर्जी जो है वो प्लस 0.4 डेल्टा टी जो है बढ़ जाती है और E की एनर्जी जो है वो -6 डेल्टा टी जो है वो, जो कि हम दाईं तरफ के चित्र में देख सकते हैं। ये चतुष्फल के संकुल के लिए, ये अष्टफल के संकुल के लिए नहीं है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो यहाँ पर होती है। तो इस चित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, x की वैल्यू जो है वो क्या है, वो x की वैल्यू जो है वो नीचे के जो E श्रेणी वाले कक्षक हैं उनके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और y जो है वो ऊपर स्थित T2 वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब देखिए यहाँ हम एक एक विन्यास की बात करते हैं। मान लीजिए जिस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 है, तो वहाँ पर जो है
सबसे पहला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर होगा, वो ई श्रेणी के कक्षकों में होगा। तो x बराबर 1 होगा, तो हम लिखेंगे 0.6 इंटू 1 और y की वैल्यू 0 होगी, तो इसके लिए CFSE की मान जो है वो कितना आएगा, 0.6 डेल्टा टी। जब D2 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो मेटल आयंस का होगा, उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ई जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसमें चले जाएंगे। तो जो CFSE की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से -0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -1.2 इंटू डेल्टा टी। और क्योंकि दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं है इसलिए ए की वैल्यू जो है वो 0 रहती है। फिर हम नेक्स्ट जो है D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों की बात करें, जिनमें मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D3 है। वहां पर दो इलेक्ट्रॉन जो है पहले ई श्रेणी के कक्षकों में चले जाएंगे और उसके पश्चात जो एक इलेक्ट्रॉन है वो T2 में चला जाएगा। तो उसके लिए CFSE की वैल्यू क्या होगी, -0.6 इंटू 2, यानी ई कक्षकों में दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 इंटू 1 क्योंकि T2 कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इसका मान आएगा -0.8 डेल्टा टी। फिर D4 कक्षकों की हम बात करें, D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो ई कक्षकों में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और T2 कक्षकों में दो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरह से -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2, तो इंटू डेल्टा टी, ये बराबर होगा -0.4 डेल्टा टी के। यानी कि जो D4 जो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CFSE की वैल्यू जो होगी वो -0.4 डेल्टा टी के बराबर होगी। फिर हम आगे की बात करते हैं विन्यास, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। क्योंकि हमने बात की है कि सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उन सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा टी का मान जो है वो कम होता है। इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह सकता है तब तक नहीं होती है। तो D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई श्रेणी के कक्षकों में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और T2 श्रेणी के कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो CFSE की वैल्यू जो होगी वो होगी -0.6 इंटू 2 क्योंकि ई में दो इलेक्ट्रॉन है, और प्लस 0.4 इंटू 3 क्योंकि T2 कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इन सबको जोड़ेंगे तो वो आएगा 0। तो CFSE की वैल्यू 0 होती है D5 जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार होगा कि ई कक्षकों में कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर है और दूसरा जो है वो अनपेयर्ड है, और जो T2 कक्षक जो है उसमें कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रकार से हम जब CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 0.6 इंटू -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी, प्लस क्योंकि यहाँ एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया पाई। तो ये आएगा फाइनली 0.6 डेल्टा टी प्लस पाई। तो ये है D6 के लिए CFSE की वैल्यू। फिर हम इसी प्रकार से D7 में ज्ञात करेंगे। तो D7 के अंदर जब हम CFSE की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ई सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और T2 के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए CFSE की वैल्यू जो होगी वो -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी प्लस 2 पाई। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है क्योंकि दो जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें यहाँ पर 2 हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। तो इसलिए CFSE की वैल्यू आएगी -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। फिर D8 कक्षकों में, यानी वे संकुल जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 है, उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 के अंदर कुल मिलाकर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जो डी कक्षक है वो खाली नजर आ रहा है, वो एक मिसप्रिंटिंग है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से कुल D8 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसका CFSE की वैल्यू आएगी -0.6 इंटू 4 क्योंकि ई कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2G कक्षकों में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आएगा प्लस 0.4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा टी प्लस 3 पाई, क्योंकि यहाँ पर
जो ए का मान है वो 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो इस तरह से जो फाइनली वैल्यू आएगी CFSE की आएगी -0.8 डेल्टा टी प्लस 3 पाई। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D9 के संबंध में। D9 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से होगा। E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और T2 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से CFSE की वैल्यू जो आएगी -0.6 × 4 + 0.4 × 5 होल मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी प्लस 4 पाई, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो इस तरह से फाइनली वैल्यू आएगी -0.4 डेल्टा टी प्लस 4 पाई। इसी प्रकार D10 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ देखते हैं कि E श्रेणी के कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो -0.6 × 4 + 0.4 × 6 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी प्लस 5 पाई, और यहाँ पर जो डेल्टा टी का मान है वो 0 होगा, तो 0 + 5 पाई। तो इस तरह से हम CFSE की वैल्यू जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ज्ञात कर सकते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इसके बाद में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही जो है सभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू √n × n+2, यानी n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर हम मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो जो D1 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए जो वैल्यू आएगी म्यू की वो आएगी 1.73, जो कि हम उस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं √n × n+2। इसके हिसाब से 1.73 वैल्यू आएगी, और हम देख सकते हैं कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर D2 के अंदर CFSE की बात हम पहले से ही कर चुके हैं, तो हम CFSE के संबंध में और आगे इस संबंध में बात नहीं करेंगे। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें म्यू का मान जो है 2.83 है। D3 के अंदर जो है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए म्यू का मान जो है 3.87 है। 4 में क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसका मान 4.90 है। 5 में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके म्यू का मान 5.92 है। 6 D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उसमें E जो टाइप के कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पेयर्ड होगा, इसलिए कुल मिलाकर वहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए जो है माफ़ कीजिएगा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए म्यू का मान जो है वो 4.90 होगा। फिर D7 के अंदर कुल मिलाकर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए उसका मान 3.87 है। D8 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो चुंबकीय आघूर्ण है, जो चक्रण वाला चुंबकीय आघूर्ण है, उसका मान जो है वो D8 के अंदर 3.87 है। D9 के अंदर ये जो मान है वो 1.73 है, और D10 के अंदर ये वैल्यू जो है, जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए केवल चक्रण युक्त जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस जिसको हम कहते हैं उसकी वैल्यू जो है वो 0 dBi होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम कर सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका व्यवहार जो है वो उस प्रकार से होता है जैसे उसके अंदर एक प्रकार का जो लिगेंड है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो आज हमने इस तरह से चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा और चुंबकीय आघूर्ण को कैसे ज्ञात करना है इसके संबंध में बात की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।